हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 29 सितंबर को जो 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं उनमें से एक आईपीओ ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स का आईपीओ जो कि आज की तारीख में ओपन हो गया है, उन्हीं में से ही तीसरा आईपीओ है। कुछ हद तक आप ग्लॉटेस लिमिटेड जैसा सेक्टर मान के चल सकते हैं। तो सेक्टर जो है कार्गो हैंडलिंग वगैरह का है, फ्रेट फॉरवर्डर्स का है, तो कंपिटेटिव सेक्टर है। इसके अंदर ये कंपनी खास ऐसा क्या करती है जो अपने सेक्टर से कुछ ये अलग हो जाए, वो जान लेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा ये कंपनी का जो आईपीओ है 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। अब एक दिन एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि 2 तारीख को तो छुट्टी है। नॉर्मली आईपीओ 1 अक्टूबर को ओपन रहेंगे, बाकी ये 3 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा क्यों। तो उसका रीज़न ये है कि कभी कभार क्या है कि कंपनी को प्रोसेसिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा वक्त चाहिए होता है, या प्राइस बैंड वगैरह के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, या डॉक्यूमेंट वगैरह के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उस कारण एक आध दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, या प्रमोटर के कारण भी कुछ एक आध दिन एक्स्ट्रा होता है। तो वो कारण है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। काफ़ी लोग मुझे पता है ये सवाल पूछ रहे होंगे, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब जानेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, जिससे थोड़ा बहुत एक लिस्टिंग का अंदाजा होगा। फिर कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए, मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपकी क्लियर करूँगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। सबसे पहले एक अंदाजन जीएमपी अंदाजा ही होता है। इसके फिक्स भरोसे हमको नहीं रहना है, फिक्स डेटा नहीं है, ना ही इसके भरोसे हमको लिस्टिंग मिलता है, ठीक है। एक रेफरेंस के लिए हम जानते हैं, तो अभी 8% के आसपास बता रही है, 11 रुपये पर शेयर। तो जीएमपी अभी कम है। मिनिमम क्राइटेरिया हमारा 20% रहता है, 10% तो भी ठीक है, 10% भी कम है, तो अभी बहुत कम कह सकते हैं। फिर बात करें एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट इश्यू साइज छोटा ही है, और एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी छोटी है। लगभग मान के चले 15.89 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। तो उसके अंदर 2 एफआईआईज हैं, एक डीआईआई है। तो एफआईआईज के अंदर क्राफ्ट इमर्जिंग एक एफआईआई ये है, दूसरा एब्यूंडेंटिया कैपिटल दूसरा एफआईआई, और तीसरा है डीआईएस राजस्थान ग्लोबल। तो ठीक है, आप कह सकते हैं, मतलब छोटा अगर आप एंकर पोर्शन है तो उस हिसाब से तो ज़्यादा बड़े नाम तो होने नहीं है, ठीक ठाक आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एंकर लिस्ट जज तब करते हैं जब थोड़ा साइज़ बड़ा हो या कुछ ज़्यादा नाम हो, कम नाम हो, तो ऐसे जज किया जाए। अब छोटा ही है साइज़, तो अब जज भी क्या करें, क्या रेटिंग दें। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी की एक्चुअल जो शुरुआत है 1995 के अंदर हुई थी, करीब करीब 30 साल हो गए हैं। अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी 2024 के अंदर बनी है। ये कंपनी 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। लॉजिस्टिक आप समझते ही होंगे भाई, सामान इधर से उधर ले जाना, ये लॉजिस्टिक कहलाता है। अब रोड से जाए या समुद्री जहाज़ों से जाए या हवाई जहाज से जाए, तो ये कंपनी क्या है कि पूरी सप्लाई चेन की सर्विस देती है। मतलब आप एक तो सामान दूसरे देशों के अंदर से भेजना हो, तो उसके अलावा कस्टम क्लियरेंस होता है, भाई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना होता है, सामान भी एक तो शिप की जगह पहुंचाना, मतलब जहाँ पे शिप वगैरह खड़े होते हैं वहाँ तक पहुँचाने से लेकर भी जहाँ गोदाम वगैरह के अंदर माल पड़ा होता है वहाँ से लाने तक, मतलब सारी सर्विसेज ये कंपनी देती है लगभग, मतलब ये कंपनी का कहना है। तो फ्रेट फॉरवर्डिंग और कस्टम क्लियरेंस, वहाँ से टोटल प्रोडक्ट रेवेन्यू है 76% का, और ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज होती है, रोड ट्रक से जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वहाँ 13% का रेवेन्यू। फिर वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग के अंदर माल वगैरह स्टोर वगैरह करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, वहाँ से 7% का रेवेन्यू। वेसल एजेंसी, प्रोजेक्ट कार्गो, मतलब जी जहाज़ों से जुड़ी हुई जो भी मतलब सर्विसेज वगैरह देनी होती है, वहाँ से 4% का रेवेन्यू। ये लगभग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादातर ये फ्रेट फॉरवर्डिंग मतलब कस्टम क्लियरेंस, जो भी ये शिप से रिलेटेड जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, वो वहाँ से रेवेन्यू इसका 76% का आता है। ज़्यादातर इसका जो रेवेन्यू महाराष्ट्र से 85% का होता है, बाकी अदर जो है 15%, चेन्नई वगैरह है, कोलकाता है, गोवा है, दिल्ली है। ओवरऑल सेक्टर इसका फ्रेट कार्गो का है, मतलब जो सामान उतारना चढ़ाना है और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना है, इसका कंपनी का काम है। तो इस सेक्टर के अंदर इसका मार्केट शेयर 2 से 3% का मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर जो है काफ़ी कम्पिटिटिव सेक्टर है, ठीक है। अब कम्पिटिटिव सेक्टर के अंदर क्या है कि इसके अंदर कुछ खास बातें होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल सबसे पहले देखते हैं 2023 से 2025 तक। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ऊपर नीचे। रेवेन्यू के अंदर भी सेम अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट है, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है जो अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का ऐसा कहना है कि भाई फ्रेट के जो रेट्स हैं वो घट गए, मतलब अदर जो रेट चलती है वो घट गई, तो उनका प्रॉफिट एकदम कम हो गया। दूसरा इनका कहना है कि भाई मेन पावर जो लेबर वगैरह होती है, डीजल के रेट वगैरह बढ़ गए, उसके कारण क्या है कि इनकी प्रॉफिट पर इफेक्ट देखने को मिल गया। ये इन्होंने कारण बताए हैं।
बट इसके बजाय दूसरी कंपनियां भी हमने देखी है, ग्लॉटिस वगैरह, उसके अंदर ऐसा नहीं देखने को मिला है। तो अब इसके प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालें 2023 में 5.5%, 2024 में 2.4% और 2025 के अंदर 4.5%, मतलब मार्जिन भी उसके अंदर भी उतार चढ़ाव सेम। बाकी ये बात है कि लॉस के अंदर कंपनी नहीं है, एबिटा के अंदर भी उतार चढ़ाव है, नेटवर्थ इसकी बड़ी है और बोरिंग्स उधारी इसके ऊपर वो भी बड़ी है। अभी 26.95 करोड़, लगभग 27 करोड़ रुपए के आसपास की उधारी है, बट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है, मतलब कंट्रोलेबल है, इतना ज़्यादा चिंताजनक बात नज़र नहीं आ रही है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स में उतार चढ़ाव है, बट क्या कहते हैं, लॉस के अंदर नहीं है, डेट ज़्यादा नहीं है, तो इतनी चिंताजनक बात नहीं है, बट ये उतार चढ़ाव थोड़ा सा नेगेटिव होता है। आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट रीपेमेंट नहीं कर रही है, हालांकि कंपनी का डेट कंट्रोल के अंदर है, तो फाइनेंशियली ठीक ठाक कह सकते हैं। फिर आरओई 13% के आरओसी 15%, आरओई कम है, आरओसी ठीक है। अब बात आती है वैल्यूएशंस की, तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 19.5 19.5 का है और प्राइस टू बुक 2.5 के आसपास का है, और अदर्स जो कंपटीटर्स हैं उनसे ज़्यादा छोटी नहीं है, मतलब सिमिलर टाइप की कंपनी कह सकते हैं। तो उनका पी 13.32 से 19.7 का है, इसका है 19.5, तो वैल्यूएशन ज़्यादा सस्ती नहीं है पी वाइज। प्राइस टू बुक देखें तो ठीक ठाक लग रहा है, ओवरऑल वैल्यूएशंस ज़्यादा महंगी तो नहीं है, बट इतनी ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। अब देखिए कंपेटिटिव सेक्टर है, तो आप कुछ स्पेशल दीजिए, फाइनेंशियल्स भी इतने ठीक ठाक हैं, तो आपकी वैल्यूएशन सस्ती दे दीजिए। क्या मतलब, कुछ आपको टिकना है, कुछ करना है, तो कुछ स्पेशलाइजेशन कीजिए तो बढ़िया रहता है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स। फाइनेंशियली फंडामेंटली वीक, मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं, और वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, मतलब इतना अट्रैक्टिव इंप्रेसिव नहीं है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो आईपीओ 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है, 128 से 135 रुपये इसका प्राइस बैंड रखा गया, 111 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है 122.31 करोड़ रुपए का। फ्रेश इश्यू है 24.44 करोड़ रुपए, फ्रेश इश्यू कम है, ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। उसमें से 17 करोड़ रुपए एक कंपनी को एक्वायर कर रही है, उसके अंदर ये काम में लेने वाली है। ओएफएस है 97.88 करोड़ रुपए का, ओएफएस थोड़ा सा ज़्यादा है। रिटेल पोर्शन 35% का और लिस्टिंग डेट है 8 अक्टूबर को। ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, करें तो लिस्टिंग गेज के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और जो भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। मैं सिर्फ आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट रिस्क वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगा, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेज के हिसाब से हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं सिर्फ रिस्क मापने के लिए। तो सबसे पहला पैरामीटर है जीएमपी। जीएमपी अभी कम बता रही है, 0 नंबर जीएमपी मैं देना चाहूँगा। मिनिमम 20% हो तो 1 पॉइंट, 10% हो फिर भी आधा पॉइंट, अब 10% से भी कम है, अब क्या पॉइंट दे, 0 पॉइंट। वैल्यूएशंस ओके है, ज़्यादा महंगी तो नहीं कह सकते, बट इतनी ज़्यादा सस्ती भी नहीं, थोड़ी सस्ती करनी चाहिए ऐसा उम्मीद है, बट ऐसा नहीं हुआ तो आधा पॉइंट। एंकर लिस्ट अब छोटा इश्यू साइज है, उस मतलब एंकर पोर्शन भी छोटा है, उस हिसाब से ठीक है, आधा पॉइंट दे तो भी ठीक है, चल जाएगा। सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है। बाकी देखिए सब्सक्रिप्शन जब ज़्यादा आता है जब जीएमपी ज़्यादा होती है, तो उम्मीद ऐसा लग रहा है कि जीएमपी इसके अंदर कम है तो सब्सक्रिप्शन कम ही आना है। तो अभी 3 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट बन रहा है, तो मतलब थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आप अप्लाई कीजिए मत कीजिए, वो तो आपको खुद को सोचना है, बट अभी के पैरामीटर्स के हिसाब से हमने जो रिस्क देखा वो तो थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि जो ये इसका सेक्टर है उसके अंदर ये सारी सर्विसेज देती है, फ्रेट फॉरवर्डिंग के अलावा और भी काफ़ी सारी सर्विसेज देती है, ताकि क्या है कि कंपनी ने एक बार माल चढ़ाना उतारना जो भी हो, किसी को बाहर भेजना हो तो एक बार इसको दे दिया तो सारा काम कर देगी। मुझे थोड़ी अच्छी बात लगी इसके अंदर। तो वहाँ से इसका रेवेन्यू टोटल तो ज़्यादातर रेवेन्यू फ्रेट फॉरवर्डिंग से ही आता है और कस्टम क्लियरेंस से आता है, तो ये एक ही मुझे पॉजिटिव लगा। उसके अलावा मुझे सारे नेगेटिव्स ही लगे। नेगेटिव्स देखिए फाइनेंशियली इतनी भी वीक नहीं है, बट फाइनेंशियल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बाकी डेट ओवरऑल कंट्रोल के अंदर है, कंपनी प्रॉफिट के अंदर, ये अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल्स क्या आई थी कि रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं है इसके अंदर। बाकी आरओसी वो भी मतलब इंप्रेसिव नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है। मिनिमम 15% हो तो बढ़िया, आरओसी 15% है, बट उससे थोड़ा ज़्यादा हो तो बढ़िया रहता है। वैल्यूएशंस भी ओके इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। हालांकि प्राइस बैंड ठीक है, अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है 100 के आसपास का, बट पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज देखा तो थोड़ा वो अट्रैक्शन नहीं है। और इतनी छोटी साइज़ की कंपनी है तो फ्रेश इशू का पोर्सन कम है। अब शुरुआती स्तर आप फ्रेश इशू ज़्यादा लेके आइए, कंपनी की ग्रोथ में पैसा ज़्यादा लगाइए, डेट वगैरह पे कीजिए, अपना रेवेन्यू उसके अंदर बढ़ाने के अंदर काम में लीजिए पैसा, तो वो बढ़िया रहता है। तो वो मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। तो कम्पिटिटिव सेक्टर है, पर इतना ज़्यादा उसके अंदर इसने अट्रैक्शन नहीं दिया है, वो चीज़ है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग दोनों के हिसाब से अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रहा है।
बाकी मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो डिसीजन आपका खुद का होगा। मैंने जो सारी चीज़ें वो आपको बता दी है। अब आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, सारी जानकारी आपको मिल गई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।